नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गुमशुदा की तलाश। एक लंबी सी मेज और 4 कुर्सियां, पर उनकी वजह से वह कमरा ही क्यों पूरा घर भरा भरा सा लग उठा था। बच्चे खुशी से किलकारियां भरते हुए उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे और गिरीश पास खड़ा प्रसन्न भाव से देख रहा था। अरे, अब तुम लोग चुप भी करो, मैंने चीख कर कहना चाहा, पर मुझसे चीखा ही न गया। मन तो मेरा भी प्रसन्नता से उछलता जा रहा था। बच्चों की तरह नाच कूद कर अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही थी तो क्या हुआ। अच्छा, अब यह बताओ, उद्घाटन कैसे किया जाए। मम्मी, हलवा बनाओ ना। तीनों के तीनों एक साथ चिल्ला पड़े। भुक्कड़ कहीं के, मैंने एक मीठी झिड़की देते हुए कहा। पहले चाचा को तो बताने दो। जैसी पंचों की राय हो, गिरीश बोला, और मैं बुरादे की सिगड़ी उठाने आंगन में चली गई। सुबह रोटी बनाने के बाद काफ़ी सारी आंच बच गई थी, इसीलिए मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसे खोलते हुए हाथ अचानक रुक गए। सोचा, घर में 500 की टेबल आई है और मैं एक दिन स्टोव नहीं जला सकती। 2-2 घंटे कतार में लगकर बच्चे लीटर 2 लीटर मिट्टी का तेल लाते रहते हैं। उसे सुम के धन की तरह सहेज कर रखती हूँ मैं। ऐसे अवसरों पर ही तो उसका उपयोग होता है। मिट्टी का तेल और चीनी दोनों ही मेरी गृहस्थी के नासुर बन गए हैं। इसीलिए तो बच्चों के लिए हलवा भी मिठाई बन गया है। मैं स्टोव में हवा भर ही रही थी कि गिरीश पीछे आकर खड़ा हो गया। बस भाभी, गैस और आ जाती, घर में तो मज़ा आ जाता। अरे, नए कनेक्शन मिलते ही कहाँ हैं आजकल। मैंने इस अंदाज में कहा जैसे मिलते होते तो हम ले ही लेते। भाभी, उस खूसट बुढ़ऊ से कहो ना कि एक सीमेंट का चबूतरा बनवा दे। 5-10 रुपये किराया ज़्यादा ले ले, और क्या। हमें कौन यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने कढ़ाई रखते हुए कहा। कौन उस बूढ़े की चिरोरी करे, और यहाँ खड़े होकर बनाना आता किसे है। 15 मिनट में टांगे जवाब दे जाएगी। वह तो एक बार आदत हो जाएगी ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही लकड़ी की एक मेज ले आता हूँ। मकान मालिक को मारो गोली। फिर मम्मी माथुर आंटी की तरह हाउस कोट पहनकर खाना बनाया करेगी, है ना। पूनम ने ताली पीटते हुए कहा। चुप कर भवानी, क्यों किसी का नाम लेती है। लड़ाई करवाएगी क्या। मैंने डपटते हुए कहा। और गिरीश, तुम भी कान खोलकर सुन लो। यह इतनी महंगी डाइनिंग टेबल ले आए हो, यही बहुत है। अब फिर बाजार गए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, कह देती हूँ। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हो गए हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहू के लिए गहने बनवा कर रख लूँगी। चाचा की शादी होगी माँ, नीलम ने भोलेपन से पूछा। नहीं तो क्या कुंवारा बैठा रहेगा। वह परले मोहल्ले वाले राम बाबू 3 बार चक्कर काट चुके हैं। प्लीज मम्मी, अनूप ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वह अपनी कुसुम दीदी के लिए आए होंगे तो साफ मना कर देना, मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, कोई तेरी शादी की बात हो रही है जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है। चल उठ, मचान से पापड़ का डिब्बा निकाल दे। और पूनम, तू हाथ बांधे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, प्लेट चम्मच नहीं लगा सकती। नीलम, गीले कपड़े से मेज तो पोंछ पहले। मैंने जरा सा डपट दिया तो बच्चे बेचारे इतना सा मुंह लेकर काम में जुट गए। गैस और डाइनिंग टेबल को लेकर मेरे मन में जो एक आक्रोश था, वह अनजाने उन पर उड़ेल दिया था मैंने। कई बार मन को समझाती हूँ कि सभी सपने किसी के भी पूरे नहीं होते, फिर भी कभी कभी वह बहक ही जाता है। मम्मी, नई प्लेटें ले ले।
पूनम ने सहमते हुए पूछा। क्यों, पुरानी क्या हुई? ठीक तो है भाभी, गिरीश ने बच्चों का पक्ष लेते हुए कहा। नई डाइनिंग टेबल घर में आई है, इतना अच्छा हलवा तुमने बनाया है, पुरानी प्लेटें भला क्या अच्छी लगेंगी? उद्घाटन हो रहा है, जरा शान से होने दो। फिर क्या था, नई प्लेटें, नए चम्मच, नए गिलास, सब निकल आए। जैसे ही मैंने हलवे का ढोंगा मेज पर रखा कि सबने एक साथ जोर से तालियां बजाई। अरे जरा धीरे, अभी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, मैंने कृत्रिम रोष से कहा। पर सच तो यह था कि मैं खुद चाह रही थी एक बार सारा मोहल्ला आकर मेरी नई टेबल देख जाए। इस टेबल का महत्व मेरे लिए और ज़्यादा था, इसलिए कि यह गिरीश की भेंट थी, अपनी भाभी के लिए अपनी कमाई की पहली भेंट। जिस गिरीश को घर परिवार में पास पड़ोस ने कब से आवारा करार दे दिया था, गिरीश जो पार्ट 1 में 3 बार फेल होने के बाद घर छोड़कर भाग गया था, गिरीश जो 4 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। उस समय उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही गिरीश है जिसे सब लोग आवारा कुत्ते की तरह दुत्कारा करते थे। अब तो उस पर आंखें भी न ठहरती थी। लकदक करते कपड़े, सजे संवरे बाल, गठा हुआ शरीर, भरा भरा चेहरा, बोलचाल में एक तहजीब, एक आत्मविश्वास। उसकी चमकी हुई किस्मत देखकर पता नहीं कितनों का माथा ठनका था, पर मेरा रोम रोम ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इस नकारा लड़के के लिए मैंने कितनी बार मोहल्ले वालों से लड़ाई मोल ली थी, कई बार तो उसका पक्ष लेकर इनसे भी भिड़ गई थी। मेरी वह तपस्या, वह ममता व्यर्थ नहीं गई थी। लड़का बर्बाद होने से बच गया था। वह भी मेरे इस वात्सल्य को भूला न था। बार बार कहता, भाभी सिर्फ तुम्हारे लिए ही घर वापस लौटा हूँ मैं। सोच लिया था कि किसी लायक बनते ही भाभी के चरण छूने जाऊंगा और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। आया था तो अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लेता आया था। यहाँ भी उसकी खरीदारी जारी थी। बच्चों के लिए स्वेटर्स, जूते, बस्ते, जो भी जिसने मांगा। आते ही दूसरे दिन मेरे हाथ में 100 के 5 नोट थमाकर बोला था, भाभी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इन्हें तुम केवल अपने लिए खर्च करोगी। मैं खुद तुम्हारे बारे में ठीक से जानता नहीं। फिर सोचा अपने आप जाकर खरीदोगी तो शायद तुम्हें ज़्यादा आनंद आएगा। वे रुपये हाथ में लेते ही पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं मेरे सामने नाच उठी थी, पर उन सबको परे धकेलकर मैंने एक ही चीज़ मांग ली थी, खाने की मेज। बच्चों का गुलक पाड़ा एकाएक थम गया तो मैंने चौंक कर देखा, ये दफ्तर से लौट आए थे। मेरा वश चलता तो मैं वे हलवे की महक हाथों से समेट लेती या मेज को आंचल में छिपा लेती। अपनी उमंग में यह बात याद ही न रही थी कि घर में एक और प्राणी भी है और वह इस घर का मालिक है। उसकी इजाज़त लेना बेहद ज़रूरी है। वे मुंह हाथ धोने आंगन में निकल गए तो मैंने गिरीश की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम उतर गया था। बेचारा लड़का इतनी अच्छी नौकरी में लगा है, पर भाई से अब भी किस कदर डरता है, यह सोचकर गर्व तो हुआ पर दया भी बहुत आई। बच्चे उससे चंट निकले। उन्होंने वातावरण को सूंघ लिया था और खा पीकर ऐसे गायब हुए कि पता ही ना चला। मैंने ही फिर प्लेटें समेटते हुए गिरीश से कहा, थोड़ा सा घूम आओ ना, वर्मा जी का किशोर 2 बार हो गया है। वह जैसे मेरे आदेश की ही राह देख रहा था, एकदम भाग खड़ा हुआ। दफ्तर के कपड़े बदलकर ये रोज की तरह पटरे पर आकर बैठ गए
तो मुझसे यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि अब तो मेज आ गई है, कुर्सी पर बैठिए ना। चुपचाप चाय का पानी चढ़ा दिया और हलवे की प्लेट उनके आगे सरकाते हुए कहा, डाइनिंग टेबल आई है ना आज, उसी खुशी में बनाया है। मुझे डर था कि वे प्लेट उठाकर फेंक देंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, और प्लेट उठा ली। गिरीश लाया है, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। इतना मना किया पर माना ही नहीं। कहता है, यह तो आपके लिए मेरी कमाई की पहली भेंट है। ऐसी आपसे पूछ लेना चाहता था पहले, पर डर रहा था कहीं मना ना कर दे। मना क्यों करूँगा भला, उसका पैसा है, जैसा चाहे खर्च करे। मेरी समझ में नहीं आया कि इस बात पर गुस्सा हुआ जा सकता है या नहीं। उफ, इस बर्फ से ठंडे आदमी को टटोलना कितना मुश्किल है। फिर भी मैंने प्रयत्नपूर्वक उस सिल को तोड़ते हुए कहा, बस यही तो बात है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, उसका पैसा है। यही सब सुनने के लिए तो वह इतनी दूर से दौड़ा चला आया है। कोई नहीं है ना आप उसके। चाय का कप हाथ में लेकर वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते रहे। क्या बात है भाई, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तो कह डालिए ना, रोकने वाला है कौन। 15 दिन हो गए हैं उसे आए, पर कभी नहीं देखा कि पास बिठाकर कभी यही पूछ लिया हो कि बेटा, परदेश में कैसे रहते हो, क्या खाते हो। इतना तो कोई पास पड़ोस वाला भी कह लेता है। पर पूछूं किससे, तुम्हारा वह लाडला तो मेरे साये से भी भागता है। डरता जो है बेचारा। वही तो, डरता क्यों है, उसने कोई चोरी की है। की तो नहीं, पर आप शायद यही समझते हैं ना, जब भी वह कोई चीज़ घर में लाता है तो आपकी आंखों में अविश्वास साफ झलक जाता है। गिरीश भी अब बच्चा थोड़े ही है, सब समझता है। शायद तुम लोग ठीक ही समझे हो। शांता, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई नोटों के किस कारखाने में काम करता है। मुझसे तो वह इतना खुला नहीं, पर शायद तुम्हें उसने यह राज बताया हो। राज? इसमें राज की क्या बात है, मैंने तिल मिलाकर कहा। पर दूसरे ही क्षण मेरा आवेश ठंडा पड़ गया। सचमुच मैं भी नहीं जानती थी कि गिरीश की नौकरी क्या है। खैर, आपको इतना तो विश्वास होना ही चाहिए कि आपका भाई होकर वह कोई गलत काम नहीं करेगा, मैंने कहा। पर मेरी आवाज़ में पहले की सी खनक नहीं रह गई थी। चाय का खाली कप सरकाकर ये उठ खड़े हुए तो मैंने छुटकारे की सांस ली। मैं सचमुच इसे राज ही रहने देना चाहता था भाभी, इसलिए नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन सुनकर शायद तुम्हें खुशी नहीं होगी, इसीलिए जिक्र नहीं किया। पर इस तरह तुम लोगों को संदेह में छोड़कर नहीं जा सकूँगा। जानना चाहती हो तो सुनो। मैं कार चलाता हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ। क्या? मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी। कानों में जैसे कोई खौलता शीशा घोल गया। जो सुना उसे जुठला देने को मन मचल उठा। आंखों के सामने उन किशोरियों के चेहरे घूम गए जिनके माँ बाप घर के चक्कर काटने लगे थे। क्या इस बात को जानने के बाद दोबारा कोई यह चौखट लांघेगा? उदास हो गई ना भाभी? मैं जानता था, इसीलिए इतने दिन चुप बना रहा। पर सच कहना भाभी, ड्राइवरी क्या इतना जलील पेशा है? जो आदमी को सुख चैन की रोटी दे सके वह काम अच्छा क्यों नहीं है? तुम खुद ही सोचो। तुम्हारा गिरीश और किस लायक था? जिनकी सोहबत के लिए बदनाम हुआ था, उन्हीं की विद्या अब काम आ रही है। यह काम भी कितनी ठोकरें खाने के बाद मिला है। इससे पहले क्या करता था, यह न पूछो तो ही अच्छा है।
तुम कहोगी ढंग से पढ़ा लिखा लेता तो ये हालत ना होती, लेकिन पढ़ ही जाता तो कौन सा निहाल हो जाता। यही बाबूगिरी तो करता, जिसमें आदमी ना तो सुख से 2 वक्त खा सकता है, ना मन भरकर पहन ओढ़ सकता है। क्या सारे वक्त पैसों को दांतों से पकड़ने का नाम ही जिंदगी है? मैं ऐसी जिंदगी से आजिज हो गया था भाभी, इसीलिए मैंने यह नौकरी स्वीकार की। इसमें इज्जत ना सही, आराम तो है। बात पूरी करते करते वह हाँफ उठा था। बहुत मन हुआ कि उसे पास बुलाकर उसकी पीठ पर, सिर पर ममता का हाथ फेरूं, उसे आश्वस्त करूं कि तुम्हारी नौकरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए वैसे ही चहेते लाडले देवर हो। पर अपनी इच्छा के बावजूद मैं बूद बनी वैसी ही बैठी रही। जब होश आया तब वह कमरे में जा चुका था। करुणा से भीगा मन लिए मैं दिन भर यूं ही बिसुरती रही, अपने को कोसती रही। और रात अपना सारा रोज़ मैंने इन पर उड़ेल दिया। अब तो सब सुन लिया ना? अब तो सब जान गए ना? या अब भी कुछ पूछना शेष है? बस एक बात और पूछूंगा, इन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं अवाक देखती रही। एक बात और पूछनी है, तुम्हारा चहेता किसकी गाड़ी चलाता है? राष्ट्रपति की? क्या मतलब? इतनी मोटी तनख्वाह सिर्फ उन्हीं के ड्राइवर की हो सकती है। गुस्से से तिल मिला उठी मैं। उसी आवेश में कहा, अपनी खोल से जरा बाहर आए तो पता चलेगा कि दुनिया में और लोग भी बसते हैं जिन्हें लखपति और करोड़पति कहते हैं। बड़े होकर अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते हैं। छी। और यह विषय उस दिन वही समाप्त हो गया। इसके साथ ही 15 दिन से घर में चला आने वाला आनंदोत्सव भी जैसे एकाएक शेष हो गया। अब दिन भर घर में गिरीश के ठहाके नहीं गूंजते थे। ना वह बच्चों को गुदगुदाता था, ना मुझे छेड़ता था। मैं भी अब जिस तिस के पास उसके वैभव का बखान नहीं करती थी। पास पड़ोस वाली औरतें जब कहती, बहन जी आपका देवर जितना कर रहा है इतना तो आजकल पेट जाया भी नहीं करता, तो उनकी बातें मुझे तीर सी लगता मेरे आनंद कानन को इन्हीं की नज़र लग गई है, किसी का अच्छा देख नहीं सकती ना। और ऐसी ही एक सुबह उसने अपने जाने का ऐलान कर दिया। सुनकर मन पर एकदम सांप सा लौट गया, पर उसे रोकती भी तो किस बहाने? यहाँ उसके लायक था ही क्या? वहाँ कैसे भी हो कमा खा रहा है। स्टेशन पर हम सब लोग उसे पहुँचाने गए थे। सभी उदास और चुपचाप थे। मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। बच्चे भी गुमसुम थे। इन कुछ ही दिनों में चाचा ने उन्हें जीवन की कितनी ही खुशियाँ जुटा दी थी। उसके जाते ही घर कितना सूना हो जाएगा, यह सोच सोचकर पूनम बेहाल हुई जा रही थी। यह सारे रास्ते अलग अलग बने रहे। स्टेशन पर पहुंचकर हम सबको तो सामान सहित प्लेटफार्म पर भेज दिया और खुद बुकिंग विंडो पर चले गए। इतना बुरा लगा मुझे। ऐसा ही बर्ताव करना था तो साथ आने की क्या ज़रूरत थी? घर पर ही रहते। टिकट लेकर ये लौटे तब तक गाड़ी पिछला स्टेशन छोड़ चुकी थी। इन्होंने टिकट गिरीश के हाथ में थमाया और एकदम उसे कसकर कलेजे से लगा लिया। भर्राए कंठ से बोले, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपने पुरुषार्थ की कमाई खा रहा है। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि तू जहाँ रहे खुश रहे, बशर्ते मुझे मालूम हो कि तू कहाँ है। इस समय तो शायद तू खुद भी नहीं जानता है कि तू कहाँ है। उस बार तू घर से चला गया था तो तेरी भाभी रो रो कर बेहाल हो गई थी। उसी की जिद के कारण मैंने अखबारों में इश्तेहार भी दिया था
उसी इश्तहार को आज फिर दोहराता हूँ। गिरीश, तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और ट्रेन धड़धड़ाती हुई स्टेशन में दाखिल हो रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।